सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। जैसा कि आप जानते हैं इस पूरे हफ्ते बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले विफाकी बजट जो कि बहाली में पेश किया गया है, उसमें आवाम के लिए क्या रखा गया और क्या कुछ हो सकता था, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ चीनी स्कैंडल है, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई क्या हुई है। 70 रुपये चीनी जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त करने का हुक्म दिया गया, क्या इस पर अमल दरामद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इस पर बात करेंगे। कोरोना बहरान पर बात होगी और इसके साथ साथ अमेरिका में जो एक सूरत हाल है अमनो अमान की बिगड़ती हुई, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसके मुताबिक क्लिप्स हम शामिल करते हैं। सबसे पहले हम क्लिप देखेंगे जिसमें वज़ीर आज़म कोरोना की सूरत हाल पर इज़हार ख़याल कर रहे हैं, आप मुलाज़ा कीजिए। उसके बाद हम लगारी साहब जो कि हस्ब मामूल इस प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ होते हैं, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। जी मैं नाजरीन, आपने ये क्लिप मुलाज़ा किया जिसमें शुरू में तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद हमारे अपने वज़ीर आज़म की बात हो रही है कि जिसको पहले वो हल्का सा फ्लू कहा करते थे, लेकिन अब वो बात जो है वो घबराने से बहुत आगे निकल चुकी है। तो फ्लू की हद तक तो नहीं रही, बहरान जो है वो अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लेकिन उसके फ़ौरी बाद उन्होंने ब्राज़ील के सदर की बात कर दी कि भाई वो लॉकडाउन के तो बिल्कुल हक़ में नहीं है और अब ब्राज़ील जो है वो दूसरा बड़ा मुल्क बन गया जिसमें कोरोना जो है वो काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस लाइन में जाकर खड़ा हो जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह बिहेव करते हैं और ब्राज़ील के लीडर भी यही बिहेव कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म बिल्कुल ऐसे में जब उन्होंने शुरू किया तो मैं समझा कि अपने घर की बात हो रही है, यहाँ की ही बात हो रही है। हमारे वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन को ओनरशिप नहीं दी, हमारे वज़ीर आज़म ने एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। वज़ीर आज़म ने कहा सबको मास्क पहनो, फिर आखिर में जाकर जब यहाँ से इस जगह से शोर किया गया कि भाई ये तो खुद नहीं पहन रहे। वैसे लगारी साहब, आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एहतियात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, मुझे आप एक बात बताएं, अगर वज़ीर आज़म लॉकडाउन लगाते हैं तो फिर ये शोर मचना शुरू हो जाएगा, गरीब कैसे उसके घर का चूल्हा जलेगा, मईशत का पहिया कैसे चलेगा, गुर्बत जो है वो हमें मार देगी, उसका सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना करें ना, कहीं भी ना करें, लेकिन आप कंट्रोल तो करें ना। गलियों को, सड़कों को आप लगाएं तो सही लोगों को। किस लिए लोग बाहर निकलते हैं आप उनसे पूछें तो सही लोगों से। आप कहें कि नहीं करें, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि एक एक घर से कई लोग, ख़वातीन, मर्द हजरात सारे के सारे निकलकर सड़कों पर, गलियों में, और ये जो ट्रैफिक जा रहा है इससे कोई नहीं पूछता है कि भाई आप इस ख़तरनाक किस्म के पैंडेमिक में आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या है आपका काम, कोई बात नहीं है। लोग तो इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कोरोना है ही नहीं, ना हुकूमत ने इसको ओनरशिप दी कि एक ऐसी मुसीबत इस मुल्क में नहीं इस दुनिया में आई हुई है, हम इसे अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन उन्होंने खोल दिया, बड़ी बदकिस्मती की बात थी। हमने उस दिन मुखालफत भी की थी, हमने कहा था कि अदालत की तरफ से जो हुक्म आ रहा है उससे भी मनफी नताइज निकलेंगे, वो भी हुआ। लेकिन हुकूमत ने एक दिन के लिए भी नहीं तस्लीम किया कि एक ऐसी मुसीबत का शिकार है पूरी दुनिया, हमें इससे बाहर निकलना है, लोगों के हजूम को रोका जाए, लोगों के नकलो हरकत को रोका जाए। कौमें रोकती हैं, कौमें उस पर अमल भी करती हैं। हुआ नहीं, दुनिया में कई ममालिक में ऐसा हुआ है कि लोग, अच्छा बिला वजह बाहर निकलने की क्या तुक बनती है? बिला वजह जाकर आप बाज़ार में जो घूम रहे होते हैं, एक दुकान से फिर दूसरी दुकान पर, तीसरी दुकान पर, चौथी की दुकान, एक कपड़ा लेना होता है, मतलब एक छोटा सा कुछ चीज़ लेनी है, उसके लिए 10 दुकानें देख डालनी। भाई क्यों, किस लिए? ईद पर तो ख़वातीन का तर्ज अमल ही होता है कि भाई शॉपिंग करेंगे, सस्ती से सस्ती चीज़ नहीं, ये खातून की तरफ से कहा जा रहा है, कम से कम मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं कहता तो मुझे जवाबदेही करनी पड़ती है कि भाई कहाँ हमारे, खैर इस दफ़ा तो हमारे घर से भी लोग नहीं निकले हैं। लेकिन ये बताएं कि ये जो ईद पे, क्योंकि कह रहे हैं कि जो भी सारी सूरत हाल इतनी ख़राब हुई है, ये सारा कुछ अगर ईद पे सब कुछ ना खोला जाता तो शायद ये ना होता। ये ईद नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अभी मुमकिन था, आप ये उसकी बात अब भी मान लें। आप जो है वो जो दुनिया आपसे कह रही है और WHO जो आपसे कह रहा है, आप अब भी मान लें
आप 2 हफ्ते काम करें, 2 हफ्ते लॉकडाउन की तरफ जाएं। लॉकडाउन भी आप इस तरह ना करें, सड़कों पर लोगों की नकलो हरकत, गलियों में और बाजारों में लोगों की नकलो हरकत। भाई आपने कोई चीज़ परचेज करनी है या खामखा आप आए हुए सैर व तफरीह के लिए, लोगों की नकलो हरकत और लोगों से पूछा जाए, लोगों से बात की जाए, ऐसा नहीं है। लोग खामखा निकल पड़ते हैं। यार आप देखें तो सही इस सूरत हाल में किस तरह से हजूम होता है गाड़ियों का। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो रश आवाज होते थे आम दिनों में, उससे ज़्यादा रश होता है, लोग उससे ज़्यादा निकले हुए। मुझे फिर आप एक बात समझा दें, बल्कि देखने वालों को भी समझाएं कि जो सिलेक्टिव और स्मार्ट लॉकडाउन है, इसकी आपको क्या समझ आई है? लेकिन जो इनका है वो तो मुझे समझ में नहीं आया है। सही, इनका जो है वो मुझे समझ में नहीं आया है। सड़क पर आने का जवाज या जुर्माना अगर आप कर दें तो फिर उसके बाद आप जुर्माने की कोई भी रकम रख दें। अगर आपके पास जवाज़ है रोड पर आने का, अगर आपके पास जवाज़ है कहीं उस पर जाने का, आप पूछें गाड़ी से, 50 गाड़ियों को रोक लें, कोई मसला नहीं है। आप पूछें उनसे कि भाई क्यों आए हैं, वो बताए कि जी अच्छा मैं खाला के यहाँ जा रहा हूँ, आप एक तरफ हो जाएं। वो कहे मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, एक तरफ हो जाएं। जो किसी काम से जा रहा है कहे कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, किसको दिखाने जा रहे हैं? आप जो खुद दिखाने जा रहे हैं या आपके साथ जो है दिखा दे रहे हैं, उनकी क्या कैफियत है आपके पास? आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए। जो अभी सूरत हाल ये स्मार्ट लॉकडाउन में बनाई गई है कि इस्लामाबाद के 4 इलाके सील कर दिए गए हैं, G2 G3 को सील किया गया है, कराची सिंध जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यहाँ पर जनाब सिर्फ 7 मखसूस इलाके हैं जो कि पहले से ही सील हैं, बस वही सील हैं। उसके अलावा कोई खास हिकमत अमली फिलहाल नज़र नहीं आ रही। यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन पर फिर से गौर किया जाए। पंजाब में कल वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा उन्होंने किया, उन्होंने वहाँ बैठ के बोल दिया कि भाई हम लोग फ़िलहाल पंजाब में लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे जहाँ पर हमें सूरत हाल ख़राब नज़र आई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लाहौर में बड़ा लॉकडाउन होने जा रहा है। लोग बड़े बाजार बंद होने जा रहे हैं, अनारकली को बंद किया जाने वाला है और कई बाजार हैं जिनको बंद किया जाने वाला है, इसलिए कि वहां पर तो लोग बाज ही नहीं आ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप कराची में कुछ बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, आप फिर केसेस को चेक करें। अगर आपके केसेस कम हो रहे हैं तो आप इसको और फिर प्रैक्टिस करें। आप अगर नहीं है इस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा है ना कि ये है मसला और उसका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप वाकई बंदूक को मारना है तो ठीक है, जिस तरह से मारें और तरीका है। सिचुएशन वाकई बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल्स ने अपने अस्पतालों के बाहर बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए हैं कि मुकम्मल भर चुके हैं, यहाँ पर मज़ीद मरीज़ रखने की गुंजाइश नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बिस्तर मौजूद नहीं है। सिचुएशन वाकई बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उस पर एक बेहतरीन हिकमत अमली की इस वक्त अशद ज़रूरत है और उम्मीद है कि हुकूमत इस बारे में सोच भी रही होगी और आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्लिप आप मुलाहिजा कीजिए। सिंध हुकूमत और विफाक आमने सामने आ गए, मगर क्यों कुछ समझ नहीं आ रही, इल्ज़ामात की बौछार है। कल आपने सुना होगा नासिर हुसैन शाह मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारे गिले शिकवे थे। आप ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे लगारी साहब से। इससे पहले हमने क्लिप एक देखा जिसमें हम देख रहे थे कि विफाक और सिंध की बन नहीं रही है और इल्ज़ामात की बौछार है, गिले शिकवे। मुझे ये समझ नहीं आती लगारी साहब, 2008 से देख लें आप, 2008 में विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, 2013 से 2018 विफाकी हुकूमत नून लीग की, लेकिन मिसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए पूरे 5 साल एक ही नारा हमने सुना कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे विफाक से। और अब PTI की हुकूमत अगर आई है तो माशाल्लाह से वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है, इल्ज़ामात, गिले शिकवे, मतलब 13 साल होने वाले हैं इनकी हुकूमत है। सिंध में आप गवर्नेंस का हाल देख लें और बात एक ही है, पैसे नहीं मिल रहे। नहीं, बात यह है कि पैसों का भी तो कोई हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 अरब के एमरजेंसी फ़ंड के लिए कश्मीर के लिए 55 अरब रखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रखेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब रखेंगे, तो सिंध के लिए 19 अरब रुपए रखेंगे और बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए रखेंगे। ये आपने क्राइटेरिया कैसे बनाया, आपने तय कैसे किया, फार्मूला कौन सा है जो खैबर पख्तूनख्वा को एमरजेंसी जो है वो ज़्यादा होगी कि वहाँ 56 अरब दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान को जो है 32 अरब दिया जाए, आज़ाद कश्मीर को। आप देखें ना, फिगर्स देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिगर्स हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर इस पूल में जो आपके पास फेडरेशन का पूल है, अगर सबसे ज़्यादा सिंध देता है तो आप इन रिटर्न क्या देते हैं? आप इन रिटर्न उनको पीनट देते हैं। आप कहते हैं लीजिए ये मूंगफली लीजिए और आप चले जाइए, आपने ये जो सोना दिया था इसको छोड़ दें, भूल जाएं। अब आप इसके बदले में मूंगफली लेने और चले। गवर्नर सिंध यहाँ पर विफाक का नुमाइंदा है,
उनको शायद उन्होंने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। कोई तरीकाकार होता है, आप बैठे उनसे मीटिंग अरेंज करें, उनको बैठ के अपने सारे क्या किसको करना है, बड़े को करना है या वफाक को करना है या सूबे को करना है? सूबा तो कह रहा है, वज़ीर आला बार बार कहने मैं मिन्नत कर रहा हूँ उसका CCI की मीटिंग बुलाएं, क्यों नहीं बुलाते हैं? कॉमन जो आपके कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल है उसकी वो क्यों नहीं करते हैं, आप मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? उसकी मिनट मैंडेटरी है, उसकी आपने हर 3 महीने के बाद करनी है। अगर सूबों को शिकायत है, अगर सूबे ये समझ रहे हैं कि वफाक ज्यादती कर रहा है, तो उसके बारे में तो बात होनी चाहिए उस फोरम पर। उस फोरम का तो आप मीटिंग ही नहीं करते। लगारी साहब, बात यह है कि देखें, जहाँ पर अवामी मसाइल की बात है, यहाँ पर अवाम की फलाह की बात हो रही है, इसमें बड़ा छोटा तो कोई भी नहीं ना। आप ये करें कि भाई जो विफाक का नुमाइंदा बैठा है उसको अपनी शिकायत तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम बार बार बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बार बार बात करते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, हमसे मुलाकात का वक्त दें। वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करते हैं, वज़ीर आज़म तशरीफ ला रहे हैं। अब देखना है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आकर सूबे के साथ, हाँ, 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। और माशाल्लाह कराची, और फिर कराची के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो रखा है लाड़काना का, वो भी है, और लाड़काना में जाकर भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे। लेकिन लगारी साहब देखें, आप जो बात करें ना कि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो नहीं मिलना चाह रहे, वो नहीं मुलाकात हो पा रही, इससे पहले मैं सिंध और विफाक की जो आमने सामने आ गए हैं जंग है उस पर बात करी थी। तो मेरे ख्याल से लगारी साहब, जो हम गवर्नर सिंध से गिला शिकवा सुनते हैं वो यही कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनको फंड्स दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मसला इनका सिर्फ ये है, ये इख्तियारात चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ना हो। और गवर्नेंस का हाल आपके सामने, बात उनकी भी गवर्नेंस उनकी देखे ना, जो उनने आसमान से तारे तोड़े, जो नदियां बहाई हैं दूध और शहद की, जो पाकिस्तान के लोगों के घरों को भर दिया है, जिस तरह के उन्होंने गवर्न किया है। अब वफाक से जाकर पूछें तो सही लोग किस तरह से रो रहे हैं। ये किसने किया था कि जो 52 रुपए की शुगर जो है वो 80 रुपए पर 85 रुपए 90 रुपए तक चली थी, किसने की थी? और पर लोगों के पास जो पेट्रोल को लेकर 117 तक चले गए थे वो किसने किया और कई महीनों तक रखा है। अब जिन लोगों ने पेट्रोल के 117 के रेट से फ़ायदा उठाया और जब पेट्रोल की कीमत $10 तक चली गई थी और उससे भी कम हो गई थी, तो उस वक्त भी ले रहे थे। जब ले रहे थे तो ले रहे थे। अब उनके पास कहा गया कि भाई अब कम करो इसको, तो वो बैठकर एक तरफ, तो इसको कौन कहेगा? इनसे कौन जाकर पूछेगा कि भाई आपके परवरदा, आपके परदाख्ता, आपके साख्ता, आपके घर में बैठकर खाने वाले, आपके काबीना में बैठे हुए, आपके दाएं और बाएं बैठे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका कौन हिसाब देगा? कहाँ से आकर हिसाब देगा? कौन कर रहा है ये सारा कुछ? चलिए चीनी स्कैंडल पर हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है, और तारीख में पहली बार है कि उस तरह की रिपोर्ट पब्लिक की गई है कि जो साथ बैठने वाले लोग हैं वो भी मुलव्विस हैं, उनके नाम को पब्लिक किया गया है। ये तो वो कहते हैं कि देखें, हम लोगों का तो मंशूर ही ये था कि हम उनका भी एहतसाब करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, तो हम वो करके दिखा रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले चीनी स्कैंडल के हवाले से बात हो रही थी। शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई कि हमें कुछ मोहलत दी जाए। जो कार्रवाई का फैसला हुकूमत ने किया था उसको कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, और दूसरा चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सिंध में तो बिल्कुल ताजरों ने इनकार कर दिया कि वो 70 रुपये किलो नहीं फ़रोख्त करेंगे, और बाकी जगहों पे पंजाब में भी कहा जा रहा है कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। अब्दुल अलीम खान बोल रहे हैं कि भाई हर सूरत 70 रुपये किलो ही फ़रोख्त करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको लगारी साहब कि जो हुकूमती रहनुमा है वो ये बोल रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान बोल रहे हैं कि भाई वो चीनी वाले जो कि पहले हमें ये बोल रहे थे कि भाई हम किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मर्ज़ी के पैसे लेंगे, जिस रेट पर हम बेचना चाहते हैं उसी पर बेचेंगे, अब वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम 70 रुपये किलो फ़रोख्त करते हैं। देखें लागत क्या है, लागत तो अब भी उनकी वही है ना, 40 से 46 रुपए के दरमियान है। प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? प्रॉफिट तो अब भी जाकर दुगना बनेगा ना, दुगने के करीब जाकर पहुंचेगा। असल बात यह है कि लोगों को क्या हुआ, लोगों के साथ तो हमने उनकी जेब काटी है ना, पाकिस्तान की, वफाक की, पाकिस्तान के ख़जाने की हमने वहाँ से सब्सिडी उठाई और हमने कहा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पैसे उठाए और लोगों को बेचा, और लोगों को बेचा उस कीमत पर जो लागत से दुगनी से ज़्यादा थी, उस कीमत पर बेचा। तो ये सारे का सारा हिसाब किताब होगा। अब बीच में चले जाते हैं अदालत में, अदालतों की तरफ से हुक्म इम्तनाई आ जाता है,
फिर अदालती अहकामात पर तो हम कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, इस मुल्क के उन लोगों को जो ख़रीदते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कौन जवाब देगा कि उनकी जेब पर जो डाका पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है। उनके पास तो कोई ना कोई छतरी आ जाती है, या हुकूमत आ जाती है, या कोई और छतरी आ जाती है, उनको तो तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता है। और फिर उनके मामलात अरबों खरबों के होते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनकी शुगर मिलें लगी हुई हैं, वो तो जो चाहें कमाएँ। अब उनकी कमाई के मामलात, उनकी लागत से जो है वो कहीं ज़्यादा उनको मिल। ये बड़े अफसोस की बात है लगारी साहब कि हम मुसलमान कौम है और हमारा जो मुल्क है उसमें ये अलमिया रहा है कि जैसे कोई चीज़ सस्ती होती है वो नापैद हो जाती है, वो नायाब हो जाती है, वो शहरियों को मिलती नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। कीमत बढ़ती है तो उसका फौरी नफाज हो जाता है। आप अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी और बहुत दूर तक चली गई थी, 117 रुपये तक चली गई थी, और जब नफाज होता था तो 11:59 पर आप जाते तो फिर आपको नहीं मिलता था, यानी आप 11:50 पर भी जाते, आप 11:30 बजे भी जाते कि जनाब मुझे पेट्रोल लेना, इंतज़ार कीजिए 12 बजे के बाद जो है हम आपको देंगे, इसलिए कि उसका कीमत जो है वो 10 रुपये बढ़नी थी, तो इस वजह से इंतज़ार कराया जाता था। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि भाई इस कीमत पर आपने बेचना है, तो कहा नहीं हमारे पेट्रोल पंप पर तेल ही नहीं है। और तो और ऐसे इलाकों में जो बहुत हसास हैं वहाँ भी पेट्रोल पंप जो हैं उन्होंने अपने बिल्कुल बंद कर रखे हैं, 1-2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप खुलते हैं और उसके बाद जो है वो होता है। मैं कहता हूँ कि ये लोगों की आपने आदतें बनाई हैं और यही लोग इक़्तिदार में हैं, यही लोग हुक्मरान हैं, यही तो नेक्सस है, यही तो वो माफिया है जो हर जगह पर बैठा हुआ है और आवाम तक रिलीफ पहुँचने नहीं देता, वो नहीं पहुँचने देता, सब कुछ अपनी जेब में। लेकिन खैर जो भी है लगारी साहब, मैं तो बस यही कहूँगी कि हम लोग मुसलमान कौम है, हमारी घुट्टी में शामिल है ईमानदारी, खलूस, इखलाक, मिलावट ना करना, नेक नियति। तो ये बड़े अफसोस की बात है। घुट्टी में शामिल चीज़ उस पर अमल भी तो हो ना। हमारे तो हमारा हमें दर्स ये दिया गया, हमें बताया ये गया, हमें सिखाया ये गया कि आपने ईमानदारी करनी है। अमल क्या है? नहीं करना है। हमें सिखाया गया कि आपने झूठ नहीं बोलना है, मगर अमल क्या है? हमने बोलना है। सिखाया गया कि आपने मिलावट नहीं करनी है, मगर हमने करनी है। दुनिया भर में आपकी इन तालीमात पर अमल होता है और आप खुद उन तालीमात पर अमल नहीं करते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर अल्लाह ही बेहतर करे, नेकी की हिदायत दे ऐसे लोगों को जो कि मुनाफा खोर हैं और जो अवाम तक रिलीफ पहुँचने नहीं देते, गरीबों का हक मारते हैं। उनको मेरा ख्याल है कि रोज़े महशर को याद रखना चाहिए। हमने सारी उम्र तो दुनिया में नहीं रहना। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं जंग जियो ग्रुप की। और बात यह लगारी साहब के अब बिल्कुल जो है ना जान पे बनी हुई है और कोशिशें की जा रही हैं, हाथ पैर मारे जा रहे हैं, प्ली बाशिश भी हो रही है। और एक तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि घर में ही आपस में सबका इत्तेफाक नहीं है। मीर साहब ये बोल रहे हैं कि जी वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, सब कुछ बेच बाच कर जाना चाहते हैं, लेकिन मीर इब्राहिम जो उनके बेटे हैं वो अपने बाप के मुखालिफ हैं। वो ये ऐशो इशरत को इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी इजारादारी को इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपस में बन नहीं रही है। तो ये अब एक नया आर्टिकल आया जिसमें मर्क थॉमस जो है उन्होंने इंकशाफ किया है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जंग ग्रुप बिकने जा रहा है। बात ये है कि अच्छा, मैं आपसे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद लगारी साहब बताएंगे। जी लगारी साहब, एलिगेशंस तो छोटे नहीं हैं। एक तरफ तौहीने अहले बैत का मामला है, फिर आपके सामने ही है प्रॉपर्टी भी कोई छोटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पर सारा मसला खड़ा हुआ है। आपके ख्याल में इतना आसान है सब कुछ बेच बाच कर जान छुड़ा कर निकल जाएँ? बाज़ दफ़ा ये होता है कि जान छुड़ाना ज़रूरी बन जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान ये जो मीडिया है टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 40 साल के दौरान जितनी भी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, जो भी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, यानी मार्शल लॉ दौर की तबाहकारियों से लेकर बाद में करप्शन के फ़रोग़ तक हर अमल के पीछे मीडिया ग्रुप मौजूद है और हर तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के उसमें। और ये मीडिया ग्रुप ये है, इसको चाहता है कि जनाब ये गद्दार है, इसको हटाओ। और ये जो है मुहब्बे वतन ठेके जो है उसने लिया हुआ है लोगों को, किसी को मुहब्बे वतन कहने का, किसी को
जो है वो गद्दार कहने का। ये ठेका इनके पास है कि लोगों को ये फिर हम फैसला करेंगे कि जनाब इस मुल्क के अंदर राज किसका होगा, आवाम का होगा या जिनका मैं चाहूँगा उनका होगा। और ऐलान कर देंगे 9 बजे 9:30 बजे इलेक्शन हो रहे हैं, सारी दुनिया वोटिंग का इंतजार कर रही है, ऐलान कर देंगे कि फलां साहब जीत, और उनकी ऐलान कर देंगे कि जनाब आइए इनकी हाल बर्दारी होगी। उनकी स्पीच करा देते हैं कि जनाब विक्ट्री स्पीच करें, आएँ आप विक्ट्री स्पीच करें, विक्ट्री स्पीच चला दी जाती है। अब इस मुल्क में बहुत ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को बतौर कारोबार किया और बल्कि खुद कहा मीडिया के सामने आके कि भाई मेरा ये पेशा है, ये सहाफ़त मेरा बिजनेस है। आप इनको बहुत करीब से जानते हैं, आपने काफ़ी अर्सा इनके साथ गुजारा है, तो आप तो जाहिर सी बात है अच्छे से जानते हैं इन्हें। तो क्या ये बाप बेटे की जो आपस की अब ये शुरू हो गई है कि भाई वो नहीं चाह रहे और वो चाह रहे हैं यहाँ से निकलना, आपको क्या लगता है? देखिए मुश्किलात ज़रूर हैं, ख़ानदान के अंदर मुश्किलात पहले भी थीं। उससे पहले मीर जावेद रहमान ने जिस तरह से कंप्रोमाइज़ करके, जिस तरह से अपनी ईगो को सरेंडर करके, जिस तरह से उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भूल कर इस इदारे को बचा कर रखने की कोशिशें की, इन्होंने 1 मिनट के लिए भी उसकी कदर नहीं की। और भाई को जो है, जो बिल्कुल जब डिक्लेयर हो गया कि उनको कैंसर है, उनको जाकर कहा कि भाई अब आप कब छोड़ रहे हैं इदारे को, यानी चेयरमैन से ये कह रहे थे कि भाई अब आपको कब छोड़ रहे हैं, अब आप इदारे को छोड़ दें और इदारा मेरे हवाले कर दें। इस हालत में कि जब वो किसी सूरत में अपने इदारे को इंटैक्ट रखना चाहते थे, उनसे जाकर कहा। इन्होंने यार क्या बातें बताएं, इन्होंने अपने गन अपने सर पर रख ली, माँ से कहा है कि बड़े बेटे को छोड़ दें, मेरे साथ आ जाएं, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। ये तक हुआ है। कौन कौन नहीं जानता है इस मुल्क के अंदर, तमाम सहाफ़ियों को पता है, तमाम हमारे दोस्तों को पता है। और मीडिया जो है 4, 5, 6, 7, 8 लोग जो हैं उनको अपने साथ मिला लिया। उनकी भी इज्जत नहीं होती है, उनकी भी तौकीर नहीं होती है, उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक होता है और उनको साथ रखते हैं। और जिसको चाहते हैं कि इसके साथ ठीक नहीं करना है, इसको ख़राब कर देना है, इसके लिए बदनामी की मुहिम चलानी है और इसके लिए कुछ भी करना है, यानी मुल्क से बाहर तो उनके मफादात फैले हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ से ख़तरे में होता है वहाँ से उनके ताल्लुकात होते हैं और वहाँ से वो वार करते हैं मुल्क के ऊपर। ये इस तरह से होता रहा है। ये मौका फातिह अहमद हो रहा है ना कि हाथ पार मैर रहे हैं, अब कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रही, तो हतमी तौर पर यही सोचना पड़ रहा है कि भाई अब यहाँ से निकलना ही सूदमंद होगा। तो खैर अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या जो बाप है वो बेटे की मानता है या फिर बेटा बाप की मानता है, ये अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो एहतसाब का अमल है वो तो शुरू हो चुका है, उसको तो आपने लीगली फेस करना है, वो आपको करना पड़ेगा। खैर एक और अफसोसनाक खबर जो कि आपके साथ शेयर करेंगे वो है हमारी अदाकारा, लेजेंड अदाकारा सबिहा खानम जो कि इंतकाल कर गई हैं। और पहली पाकिस्तानी गोल्डन जुबली फिल्म भी सबिहा खानम के हिस्से में आई थी और वो काफ़ी देर से बीमार थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और अब वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और अफसोसनाक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, सबिहा खानम जो कि अमेरिका में मुकीम थी और वहाँ पर कुछ अरसे से अलील थी और हफ्ते की सुबह इंतकाल कर गई हैं। और पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख का सुनहरी बाब जो कि बंद हो गया। लगारी साहब क्या कहेंगे, फ़िल्में आपने भी देखी होंगी यकीनी तौर पर सबिहा खानम की। बल्कि मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में जो पहली फ़िल्म देखी थी वो सबिहा खानम की थी। अच्छा, कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ है? मुझे उन्हें देखने का शर्फ हुआ और कई एक ऐसे प्रोग्राम्स थे, ख़ास तौर पर ये जो निगार अवार्ड हुआ करता था उस मौके पर मुझे उन्हें देखने का शर्फ हासिल हुआ था। बहुत मंझी हुई अदाकारा थीं और जो किरदार करती थीं उस किरदार के अंदर डूब जाती थी। जो सस्सी का किरदार किया था, लगता था कि ये पैदा ही इसलिए हुई हैं कि वो सस्सी का किरदार अदा करें। और इस खूबसूरती से, इस उम्दगी से वो जो सस्सी बनी है तो एक पूरा इम्पैक्ट। ये जलते सूरज के नीचे मैंने जो ज़िंदगी में उनकी पहली फ़िल्म देखी थी और आज से तकरीबन 50 साल पहले, तो वो फ़िल्म जो थी उनकी वो पेरेंट्स क्या कर रही थी, संतोष और
सबिया, उसमें नदीम 3 करैक्टर, पहली दफ़ा एक आदमी 3 किरदार अदा कर रहे थे। नदीम जो हैं नज़ीर बेग और सबिया और संतोष उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे थे, वालिद और वालदा का किरदार अदा कर रहे थे। और इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने ज़्यादा सुलझे हुए अंदाज में कि पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, तो एक आइडियल पेरेंट्स का अगर कोई कंसेप्ट आ सकता था तो हमारी फिल्में सिखाती थीं। हमारी फिल्में हमारी सोसाइटी को के एवोल्यूशन में एक मरकज़ी किरदार अदा करती थी। हमारी फिल्में एक कदम आगे चलती थीं और बड़े लोग होते थे। खुर्शीद अनवर जो पाकिस्तान में पहले जो CSP करने वाले थे उनमें थे, और उन्होंने वहाँ जाने की, सिविल सर्विस में जाने की बजाय उनने म्यूजिशियन बनना कबूल किया था। और ऐसे उन्होंने धुनें बनाई जो मेरे ख्याल में आधी पौनी सदी तक अब तक लोगों के लिए ताज़ा हैं। और वो अब इसी तरह से सबिया खानम की अदाकारी वो अदाकारी नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो इदारा हैं, वो यूनिवर्सिटी हैं। अब भी उनको देखकर सीखा जा सकता है कि अदाकारी होती क्या है, अदाकारी कैसे की जाती है। वो तो कमाल की अदाकारा थी। सही। और ये ख़ानदान, संतोष कुमार, दर्पण और एस सुलेमान, ये तीनों भाई थे। फिर इनकी बेगमात कमाल थी, नैयर सुल्ताना मलकाए जज्बात इनकी वो थी, अपना देवरानी थी। और इसी तरह से वो पन्ना एस सुलेमान की बेगम जो थी, वो भी ये सारा ख़ानदान ही एक बड़ा ख़ानदान था। वो डायरेक्टर थे और दर्पण जैसा हीरो जिसकी आंखें लोग देखने के लिए कि क्या दर्पण है, कमाल होती थी। चलिए खैर, अब तो ये है कि इनको याद रखा जाएगा, इनकी फिल्में जब देखी जाएंगी तो बाकी इंस्टीट्यूशन था, जो नए आने वाले अदाकार हैं वो यकीनी तौर पर इन फिल्मों से सीखते हैं। तो एक सुनहरी बाब जो है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का, वो हफ्ते की सुबह ख़त्म हो गया, बंद हो गया। तो बस अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी दुआ है। अब एक और अहम मामला जिस पर मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी रोशनी डालें। आज सिंध हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि भाई वो इस बार जो कुर्बानी की ईद है उस पर मवेशी मंडियाँ नहीं लगेंगी कोरोना वायरस की वजह से। वहीं पर एक और ख़बर भी आ रही है कि सऊदी अरब ने रवां साल हज मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन होने के बावजूद बताया जाए कि 1 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। तो लगारी साहब, इस दफ़ा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला का घर जहाँ पर लोग बड़ी अक़ीदत के साथ जाते हैं, वहाँ पर सुनसान और खाली सन्नाटा देखें। बैतुल्लाह शरीफ इंसान के लिए, रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए एक खुदा का घर और सबसे बड़ी निशानी कि जनाब यहाँ से जो है हिदायत का सरचश्मा होगा, जो इंसानों की फ़लाह के लिए होगा, इंसानों की बेहतरी के लिए होगा। लेकिन अगर वहाँ पर भी ख़तरा हो कि इंसान की ज़िंदगी को हो सकता है, तो खुदा ने मना नहीं किया है। मतलब है कि ये मस्जिद के अंदर अगर किसी इंसान की जान को ख़तरा हो और आप अंदर दाखिल ना हो सकते हो, तो मस्जिद की दीवार को तोड़कर भी आप इंसान को बचाने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने मना किया है। असल चीज़ क्या है कि इंसान की हुर्मत है और इंसान को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इंसानों को बचाने के लिए खुदा का ये बहुत अहम फरीज़ा है, और कई बार ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है। बहुत मरतबा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी मरतबा ऐसा हो चुका है कि अगर हज मनसूख करना पड़ा है तो हज मनसूख हुआ भी है। तो इस मरतबा भी अल्लाह करे कि ये मर्ज़ जो है। कुछ रोज़ पहले मस्जिद नबी को भी खोला गया था, वहाँ पर फजर की नमाज भी अदा की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, जरासीम को स्प्रे बार किया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उनको इस सूरत हाल पर गौर करना पड़ रहा है कि लाखों लोग आते हैं वहाँ पर हज की अदायगी के लिए, तो मुश्किल हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। बिल्कुल। देखें, मैंने जो इबादत गाहें हैं मैंने उनको देखा है, या जो मजहबी मकामात हैं दुनिया के उनको देखा है। मैंने एक दिन बैठकर मैंने हैकल सुलेमानी को देखा, वहाँ वीरानी है। मैंने जो है वो अपना मस्जिद नबी को देखा, वहाँ पर नमाज नहीं हो रही है, या बैतुल्लाह शरीफ को उस वक्त भी नहीं हो रहा था। वेटिकन सिटी में एक परिंदा भी, सिर्फ एक परिंदे से लगा के लाइव चल रहा है, वरना वहाँ लाइव आप लिखें वेटिकन सिटी लाइव तो आपको लगता ही नहीं है कि ये वेटिकन सिटी है, जहाँ पर हमेशा हजूम रहता है, जहाँ पर जो है वो डोम के सामने लोग मैदान के अंदर बिखरे हुए होते हैं। वो कोई चीज़ ही नहीं है, दरिया से लेकर वहाँ। इस वक्त हम जिस वबा का शिकार हैं या जिस बहरानी कैफियत का हमें सामने है, कि आप खुद देखें कि हज को भी मनसूख करने पर गौर किया जा रहा है, कि वो जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, जात के लिए जाते हैं, उसको भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। तो ये एक
आजमाइश भी इसे कहा जा सकता है, इम्तिहान भी कहा जा सकता है। आप इसमें लोगों को मैसेज क्या देंगे? मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि अगर आपका काम नहीं है तो घरों में बैठें, इसलिए कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं, दुनिया भर में उसके नताइज भी आना शुरू होंगे इंशाल्लाह जल्द। हमें रूस से इतला मिली थी कि वहाँ पर जो है इस तरह की कोई आई है वैक्सीन और उस पर अच्छा नताइज भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आखिर आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने दोस्त अहबाब को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए, खुद अपने आप को बचाने के लिए आप जो SOPs हैं उन पर अमल करें। और अगर आप SOPs पर अमल करेंगे तो आपकी सलामती यकीनी होगी। देखिए बात है कि हुकूमत आपके लिए कितना, ये एक ऐसा मसला है कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी अपनी बनती है, आपको एहतियात खुद करनी है और ये आपका फ़र्ज़ भी है। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और दूसरों का जो कि बाहर वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, जो कि ज़रूरी है इस सूरत हाल में। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, मुझे भी लगारी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।